वीआरडी नेशन के इस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो ट्रेडर्स करते हैं ऑर्डर एंट्री के समय, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़ा नुकसान ले लेते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, ताकि ऐसी गलतियों को आप आसानी से अवॉइड कर पाएं। और चूंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इन 7 गलतियों को मैं रियल लाइफ ट्रेडिंग के द्वारा समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाए कि असल में रियल लाइफ में ये गलतियां किस तरीके से होती हैं। तो पहली गलती जो कि बहुत ही कॉमन है ट्रेडर्स में, वो ये है कि पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल ना करना। तो देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए हम 2 तरीके के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर और दूसरा होता है टारगेट ऑर्डर। तो जब हम ये ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो हमको पता होता है कि ठीक है भाई, स्टॉप लॉस ऑर्डर है या टारगेट ऑर्डर है, इन ऑर्डर को हिट होने में टाइम लगेगा। तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये हमारे ध्यान से निकल जाते हैं और ये ओपन ऑर्डर्स में वहाँ पे बैठे रहते हैं ताकि प्राइस उस लेवल पे जाए और ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा जो ध्यान है, पूरा जो फोकस है, वो इस पोजीशन स्क्रीन के ऊपर लगा होता है, क्योंकि सारा का सारा जो एक्शन है वो यहाँ हो रहा है ना। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट नीचे जा रहा है। तो हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इसी स्क्रीन पर अटका रहता है। तो अब देखिए, प्रैक्टिकली होता क्या है कि जैसे समझ लीजिए आप किसी ट्रेड में हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, 40,000 का, 50,000 का, 70,000 का, जितने का भी, और आपको लगता है कि भाई ठीक है, अब टाइम आ गया है मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करने का। तो अगर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं, है ना, तो जैसे ही हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारा काम तो हो गया, भाई प्रॉफिट बन गया, आज का दिन का काम हो गया। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस ट्रेड के लिए जो आपने ऑर्डर्स प्लेस किए थे, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर्स, वो अभी भी सिस्टम में हैं। तो देखिए, अगर आप लकी हैं तो कुछ नहीं होगा, है ना। शाम तक आते आते ये जो दोनों के दोनों ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रोकर है वो कैंसिल कर देगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप अनलकी हो जाते हैं और इनमें से कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, समझ लीजिए, मान लीजिए स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया या टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, कभी कभी तो दोनों के दोनों ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और जैसे ही ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो आपके लिए एक फ्रेश न्यू पोजीशन बना देते हैं, जिस पोजीशन की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आपने उस दिन ट्रेडिंग टर्मिनल में दोबारा लॉग इन नहीं किया तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एक ओपन पोजीशन अभी मार्केट में है। तो देखिए, ये जो गलती है बहुत ही महंगी साबित होती है। और जैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक ट्रेडर जिनके साथ में मैं काम करता हूं, उन्होंने इसी महीने इन पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से 70,000 रुपए का नुकसान लिया। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने सुबह एक ट्रेड लिया, उन्होंने आई थिंक 4-5 हज़ार का कुछ प्रॉफिट बनाया और उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए थे पेंडिंग ऑर्डर्स में जो पड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने अपना वो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट बुक किया और वो भूल गए इन पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करना। और फिर उनकी किस्मत खराब निकली और इनमें से जो है एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और उस ऑर्डर की वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पेंडिंग ऑर्डर्स पे बहुत ध्यान रखना है और जैसे ही आप अपने ट्रेड से बाहर निकलते हैं आपको इस स्क्रीन पे आना है और जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स उस ट्रेड से रिलेटेड थे उनको आपको कैंसिल करना है। अब दूसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो इंट्राडे ऑर्डर्स और डिलीवरी ऑर्डर्स को मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कभी हम एनआरएमएल ऑर्डर प्लेस करते हैं, कभी हम एमआईएस ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उससे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिनमें इन दोनों ऑर्डर्स का मिक्स होना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं एक ओपन पोजीशन में हूँ जो कि एक एनआरएमएल ऑर्डर टाइप है। तो अगर मुझे इस शॉर्ट ट्रेड से बाहर निकलना है तो मुझे इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि जो मैं बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, वो भी एनआरएमएल ऑर्डर टाइप की ही होनी चाहिए। तभी जाकर के ये जो क्वांटिटी -50 की आपको दिख रही है वो जाकर के 0 होगी। लेकिन अगर मैंने एनआरएमएल ऑर्डर चूज करने के बजाय मैंने अगर एक एमआईएस यानी कि इंट्राडे ऑर्डर चूज किया तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही मैंने एमआईएस ऑर्डर प्लेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ओरिजिनल पोजीशन से मुझे बाहर निकालने के बजाय इस एमआईएस ऑर्डर ने एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी है। तो इस समय मैं 2 ओपन पोजीशन में हूं, एक मेरी ओरिजिनल शॉर्ट पोजीशन और एक ये नई इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन जो कि इस एमआईएस ऑर्डर से क्रिएट हो गई है। तो देखिए, अब अगर ये मिस्टेक आपके आंखों के सामने होती है
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है कि ठीक है भाई गलती से हो गया, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों पोजीशंस को एक एक करके वहां से उनसे बाहर आप निकल सकते हैं। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा है जहां पे आप दिक्कत में आ सकते हैं, और वो सिनेरियो ये है कि अगर आपने इस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए पेंडिंग ऑर्डर डाला हुआ है, स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर आपने डाला हुआ है, वो भी MIS टाइप का, तो होगा ये। तो इसमें देखिए ऐसा हो सकता है कुछ समय बाद आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया, राइट, और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर था MIS टाइप का, और अगर आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो देखिए अब इसमें ये हो सकता है कि तो जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो तो NRML टाइप की थी, तो वो तो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई, तो वो पोजीशन आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, और ये जो पोजीशन आपकी अभी क्रिएट हो गई है इस MIS ऑर्डर की वजह से, ये पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इसकी वजह से आप एक ऐसी पोजीशन कैरी कर रहे हैं जिसको कैरी करने का आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो देखिए जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जिस भी प्रोडक्ट टाइप की आपकी पोजीशन है उसी तरीके का आपको ऑर्डर प्लेस करना है उस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आपकी पोजीशन NRML टाइप की है तो आपको NRML वाला ऑर्डर प्लेस करना है, CNC की है तो CNC का करना है, और MIS की है तो MIS का करना है। अब तीसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैं देखता हूं लोग करते हैं कि वो अपने ऑर्डर एंट्री के टाइम पे एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देते हैं। अब देखिए होता यह है कि जब हम थोड़ा जल्दी में होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आप स्टॉक को वॉच कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन जो है वो स्टॉक एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में आती है। अब ये तो मेरे साथ काफ़ी होता है क्योंकि मैं मार्केट के सामने दिन भर रहता हूँ, कि देखता हूँ कि जैसे अचानक कोई ना कोई स्टॉक अचानक से बहुत बड़ी गिरावट उसमें आ गई, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये साबित हो सकती है। तो अब होता क्या है कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो स्टॉक के ऊपर रहता है, और तो अब हम उस स्टॉक को जल्दी से जल्दी वहाँ पे उसके शेयर्स लेना चाहते हैं बिफोर वो स्टॉक दोबारा ऊपर वापस भाग जाए। तो ऐसे में देखिए क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी थी, तो जल्दीबाजी में, क्योंकि आपका ध्यान तो उस चार्ट पे है ना, तो जल्दीबाजी में आप ये हो सकता है कि 100 के बजाय हो सकता है आपने एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया, है ना। अब रिलायंस का मान लीजिए अगर आप 2 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहते थे, और अगर आपने एक ज़ीरो उस क्वांटिटी में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब 2 लाख के शेयर लेने के बजाय आप 20 लाख के शेयर्स खरीद बैठे। और ये मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, क्योंकि हम जब ज़ीरो सेंटर करते हैं तो हम कभी कभी काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो खासकर जब स्टॉक थोड़ा छोटा होता है तो ऐसी गलतियाँ हमसे हो सकती हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ज़ीरो का प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कि हम प्राइस एंटर करते समय भी ये ऐसी गलती कर दें, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपये का प्राइस डालना चाहते थे, तो हो सकता है आप 100 के बदले में आपने एक ज़ीरो और डाल दिया, उसको 1000 कर दिया। लेकिन ऐसी गलतियां जो है NSE ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है, क्योंकि NSE जब भी देखता है कि कोई भी प्राइस आपने जो डाला, अगर वो प्राइस बैंड के बाहर है तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके का एरर आ जाता है। तो ये गलतियां जो हैं प्राइस में काफ़ी कम होती हैं, लेकिन क्वांटिटी एंटर करते समय अक्सर हो जाती हैं। अब अगली गलती जो मैं देखता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि स्टॉप लॉस की सेटिंग वो गलत तरीके से लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है कि मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि चलो ठीक है, बिगिनर्स जो हैं हो सकता है उनको समझ में नहीं आता है कि भाई ये स्टॉप लॉस की सेटिंग्स किस तरीके से की जाती हैं, लेकिन कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट में कई सालों से हैं, उनको भी मैं देखता हूं कि उनको क्लियरली ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। कभी कभी इस तरीके से लोग स्टॉप लॉस सेटिंग करते हैं कि वो ऑर्डर जो है प्लेस करते साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्होंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया और जहां पे उनको उस ट्रेड से बाहर निकलना था वहां पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। और मैं ये भी देखता हूं कि लोगों को स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये ट्रिगर प्राइस काम करता है या लिमिट प्राइस क्या होती है, इन सब की भी लोगों को दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं देखता हूं कि लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टॉप लॉस की, और वो है जब उनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है शॉर्ट ट्रेड्स का। तो देखिए जब हम किसी लॉन्ग पोजीशन में होते हैं, हमने कुछ खरीदा है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना हमारे दिमाग में काफ़ी सिंपल होता है कि हमको पता होता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं जब वो शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो वो इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, तो वो जो है स्टॉप लॉस ऊपर लगाने के बजाय स्टॉप लॉस नीचे लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एरिया है स्टॉप लॉस जहाँ पे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, अननेसेसरी का नुकसान उठाते हैं।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 या 2 घंटे निकालें। हमने अपने चैनल में भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को देखें, समझें, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको दिमाग में क्लैरिटी रहे कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब 5वीं मिस्टेक जो मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, जो मेरे साथ भी हो चुकी है, वो ये है कि ऑर्डर प्लेस करते समय हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को बदलते नहीं हैं। अब देखिए इस चीज़ को जरा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ज़ीरोधा पे या अपस्टॉक्स पे, तो वो जो ब्रोकर है वो याद रखता है हमारे पिछले ऑर्डर की सेटिंग। तो अगर आपने एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस किया है तो अगला ऑर्डर भी वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंट्राडे की तरह ही आपको देगा। तो देखिए इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि मान लेते हैं कि जब समझ लीजिए आपने दिन में कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग करी और उसके लिए आपने MIS ऑर्डर्स यूज़ किए, लेकिन दिन के अंत तक आते आते आपको अब लगता है कि मेरे को एक कुछ ऐसी पोजीशन बनानी है जो कि मुझे अपने स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं। तो जब आप उस ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्रोकर है वो आपको MIS यानी कि इंट्राडे ऑर्डर आपको देगा। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं BPCL के कुछ शेयर्स खरीदना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, तो अगर मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यानी कि जो ऑटोमेटिकली जो आ रही है वो एक इंट्राडे ऑर्डर की सेटिंग है और ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो अभी तो इस समय तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया आप देख सकते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन 3:30 बजे तक आते आते होगा ये कि मेरा जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और ये जो शेयर्स मैं BPCL के लिए चाह रहा था कि मैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता, वो शेयर्स मेरे को नहीं मिलेंगे, मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट गई। तो इस तरीके की गलतियां बहुत होती हैं। लोग कभी कभी क्या है कि इंट्राडे में फालतू को नुकसान उठा लेते हैं, या कभी कभी तो लोग भूल जाते हैं कि चेक करना कि 3:30 बजे तक क्या हुआ, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो जाकर के चेक करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, उनको वो शेयर्स दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनको समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है ना। तो इस तरीके की गलतियां अपने को नहीं करनी है। हमको ये पक्का मेक श्योर करना है कि जो हमारा ऑर्डर टाइप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो CNC या NRML हो। अब दूसरी जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ लोग करते हैं वो ये है कि जब उनको बाय करना होता है तो वो सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जब उनको सेल करना होता है तो वो बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, कौन इस तरीके की गलती कर सकता है। तो इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे इस तरीके की गलती हो सकती है। तो पहला एग्जाम्पल ये कि जब हम लोग किसी चार्ट पे बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं किसी इंडेक्स को या फिर किसी स्टॉक को, और हम डिसाइड करते हैं कि उसको बाय करना है या सेल करना है, तो और हम जो है उस चार्ट को देखते देखते ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये देखिए बाय बटन और जो सेल बटन है एकदम बाजू बाजू में है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप बाय करने के बजाय सेल कर लें और सेल करने के बजाय बाय कर लें। और दूसरा एक एग्जांपल जो मैं देखता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडर्स में मैंने देखा है कि ये काफ़ी होता है। अब देखिए ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग भी होती है और ऑप्शन सेलिंग भी होती है, और ऑप्शन सेलिंग जो है समटाइम्स वो एक काउंटर इंट्यूटिव हो सकती है, यानी कि जो हम कॉमनली जिस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं उसके वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चलती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, राइट, तो इसका मतलब है मेरी एक लॉन्ग पोजीशन मैंने क्रिएट की है, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकल में जब भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में आते हैं उसके पहले वो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, और कैश मार्केट में हम किसी भी लॉन्ग पोजीशन को अपने दिमाग में बाय से एसोसिएट करते हैं और किसी भी शॉर्ट पोजीशन को हम लोग सेल से एसोसिएट करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कई ट्रेडर्स जो कि लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं पुट ऑप्शन के द्वारा, वो उस ऑप्शन को सेल करने के बजाय उसको बाय कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन अपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, और इस चीज़ की पूरी जानकारी होने के बाद ही आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। अब आखिरी गलती जो मैं देखता हूँ कि कई ट्रेडर्स करते हैं जो कि खासकर एल्गोस में काम करते हैं, वो ये है कि वो हॉट लिंक्स को खुला छोड़ देते हैं। अब देखिए अब एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एमी ब्रोकर हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू हो सकता है, या पाइथन हो सकता है, और इस स्ट्रैटेजी वाले सॉफ्टवेयर को आप अपने ब्रोकर के सिस्टम से जोड़ देते हैं एक लिंक के द्वारा। तो ये जो लिंक होता है एल्गो प्लेटफॉर्म और ब्रोकर में, इसको हॉट लिंक भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं। तो हाल फिलहाल में मैं आफ्टर मार्केट आवर्स में कुछ टेस्टिंग कर रहा था,
और उस टेस्टिंग के दौरान मैंने जो लिंक एस्टैब्लिश किया अपने स्ट्रैटेजी प्लेटफॉर्म से एमी ब्रोकर से अपने ब्रोकर एलिस ब्लू में, और उस समय वो टेस्ट ऑर्डर्स जा रहे थे और क्योंकि मार्केट ओपन नहीं था तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जा रहे थे एलिस ब्लू में। तो उस समय टेस्टिंग ठीक ठाक हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोपहर में मैंने नोटिस किया कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो कि नॉर्मली एलिस ब्लू से आती हैं जब हम कभी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, राइट। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा तो वो एलिस ब्लू में उस तरीके की आवाज़ आती है टिंग टिंग करके। तो अब उस समय मैंने सोचा कि भाई मैं तो कोई ऑर्डर प्लेस कर नहीं रहा हूँ, मैं तो एलिस ब्लू में कुछ ट्रेडिंग कर नहीं रहा हूँ, तो ये ऑर्डर की आवाज़ कैसे आ रही है। तो जब मैंने जाकर के देखा तो मैंने ये पाया कि ये जो हॉट लिंक था, जो मेरे एमी ब्रोकर से एलिस ब्लू का जो लिंक था वो अभी भी एक्टिव था, वो हॉट लिंक अभी भी एक्टिव था। तो और उसकी वजह से जो भी बाय और सेल सिग्नल एमी ब्रोकर में जनरेट हो रहे थे वो जाकर के एलिस ब्लू में एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब ये तो किस्मत की बात है कि मैंने उस चीज़ को जल्दी पकड़ लिया और कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ उसमें। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ध्यान ना दें और अगर आपने समझ लीजिए क्वांटिटी बड़ी करके टेस्टिंग की है तो इस तरीके की सिचुएशन में भी आप नुकसान ले सकते हैं और आपको काफ़ी देर तक पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि जब आपकी टेस्टिंग हो जाती है तो आप ये जो हॉट लिंक है इसको ब्रेक कर दें, अपने API से आप लॉग ऑफ कर लें ताकि कभी भी मार्केट आवर्स में इस तरीके के ऑर्डर्स एक्सीडेंटली आपके ब्रोकरिंग टर्मिनल में ना जाएं। तो ये थी वो 7 गलतियां जो मैं देखता हूं कि ट्रेडर्स करते हैं ऑर्डर एंट्री के टाइम पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारी गलतियां नहीं करेंगे।